पक्षाने दिलेला पाठिंबा आणि त्यांच्या प्रचाराच्या निमित्ताने मी आपल्यासमोर या ठिकाणी उभा आहे. एका बाजूला काँग्रेसवाल्यांची होड लागलेली आहे बीजेपीकडे जाण्याची. बीजेपीकडे पळतायत आणि दुसऱ्या बाजूला वंचित बहुजन आघाडीची भीती बाळगून उमेदवार पळवण्याचं कामकाज चाललंय हे आपण सारं लक्षात घ्या. 4 तारखेला इथलं असणारं खरं चित्र आपल्यासमोर दिसेल. इन्क्वायरी सोनिया गांधीची इन्क्वायरी चालली की न चालली आहे तर चालली आहे. राहुल गांधीची इन्क्वायरी चालली आहे की न चालली आहे तर चालली आहे. काँग्रेसचे असणारा अध्यक्ष खरगे यांची इन्क्वायरी चालली आहे की न चालली आहे तर चालली आहे. आता ज्यांची इन्क्वायरी चाललेली आहे ते कोणाला भितात तर नरेंद्र मोदीला भितात. आणि नरेंद्र मोदीला इतके भितात हे की आपण बघत असाल की मध्यंतरी नरेंद्र मोदी यांनी असा एक जुमला टाकला. मनमोहन सिंगातला असणारा अख्ख्या भाषणामधला एक वाक्य फक्त त्यांनी त्या ठिकाणी उचलला आणि या देशाच्या संपत्तीवरचा अधिकार मुसलमानाचा आहे असं ते फिरवलं. ते फिरवल्यानंतर पत्रकार मित्र आहेत खरगेंना विचारायला गेले. काँग्रेसचे राहुल गांधी यांना विचारायला गेले तर राहुल गांधींनी सांगितलं खरगे हे त्याच्यावरती उत्तर देतील. खरगेने काय म्हटलं की आम्ही असणारा मनमोहन सिंगांचं जे भाषण आहे हे भाषण आम्ही मोदींना ऐकू आणि त्यांचा गैरसमज आम्ही दूर करू. काय सांगितलं की मनमोहन सिंगांचं जे भाषण आहे ओरिजिनल भाषण आहे ते आम्ही असणारा मोदीला ऐकवू आणि त्यांचा असणारा गैरसमज दूर करू. ही भाषा कोणाची असते? ज्याची लढण्याची ताकद नाही त्याची ही भाषा असते. बरं, लढण्याची ताकद का नाही? तर मोदीला खोटं पाडलं तर हा उचलेला ना आपल्याला जेलमध्ये टाकेल. हा उचलेल आणि आपल्याला जेलमध्ये टाकेल आणि हा उचलून जेलमध्ये टाकेल म्हणून असणारा कडक भूमिका घ्यायची नाही, चॅलेंजिंगची भूमिका घ्यायची नाही अशी परिस्थिती. याच जागी इंदिरा गांधी असत्या तर तिने मोदीला ललकारलं असतं. तुझं म्हणणं खरं असेल तर त्या लाल किल्ल्याच्या मैदानावरती ये आणि लाल किल्ल्याच्या मैदानावरती मनमोहन सिंगांचं भाषण काय आहे ते आम्ही तुम्हाला असताना ऐकवतो हे ललकारलं असतं, चॅलेंज दिलं असतं. कारण का मनमोहन सिंग त्या ठिकाणी असताना म्हटले होते की या देशाच्या संपत्तीवरती पहिला अधिकार कोणाचा असेल तर महिलांचा अधिकार. त्याच्यानंतर ते म्हटले की या देशाच्या संपत्तीवरती अधिकार कोणाचा असेल तर इथला असणारा SC STचा अधिकार आहे. त्याच्यानंतर कोणाचा असेल तर इथला असणारा OBCचा आहे आणि त्याच्यानंतर ते म्हटले की इथल्या मुसलमानांना. पण ज्यांच्या गांडीत दम नाही ना त्यांना चॅलेंज देता येतच नाही. त्यांना चॅलेंज देता येतच नाही. आणि म्हणून आपण बघत असाल की महाराष्ट्राचे काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले
आपण पाठिंबा दिल्यानंतर नागपूरमध्ये गडकरी पडणार अशी परिस्थिती झाली। काँग्रेसला त्यांचा उमेदवार निवडून येतोय याच्याबद्दल आनंद नव्हता, तर नितीन गडकरी पडणार याच्याबद्दल असणारा पत्रकार परिषदेमध्ये दुःख व्यक्त केला अशी असणारी परिस्थिती आहे। मित्रो, काँग्रेस असं म्हणते की आम्ही असणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाला सत्तेवरून खेचायला निघालेलो। मी काँग्रेसवाल्यांना विचारतो की बोफोर्सच्या निमित्ताने राजीव गांधीचे कपडे फाडण्यात आले, आरोप करण्यात आले, पुरावा कधीच मिळाला नाही, पण इथे तर पुरावा मिळाला। नरेंद्र मोदी बीजेपीने आरोप केले होते, त्यांच्या विरोधात पुरावा मिळाला। काय पुरावा मिळाला? ज्यांच्यावरती धाडी घातल्या, ज्यांना नोटीस देण्यात आली, ज्यांना जेलमध्ये ठोसण्यात आलं, त्यांनी बीजेपीला पैसे दिले, इलेक्ट्रोल बॉन्ड नंतर पैसे दिले, आणि पैसे दिल्यानंतर ईडीची नोटीसही बाहेर गेली, पकडलेले सुटले आणि बेलवरती बाहेर आले अशी परिस्थिती आहे। पुरावा आहे हा। एवढा मोठा पुरावा असताना काँग्रेसवाले कुठल्या बिळामध्ये जाऊन बसले हेच कळायला मार्ग नाही अशी असणारी परिस्थिती आहे। मी म्हणून मगाशी म्हणालो की काँग्रेसवाल्यांची हिम्मत नाही भारतीय जनता पक्षाला अंगावरती घेण्याची। नुसतं एवढंच नाही आहे, तर जगामध्ये जे हेल्थ ऑर्गनायझेशन आहे, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन, जागतिक आरोग्य संघटन जे आहे ते सगळ्या देशांचं केलेलं आहे। या कोविडच्या कालावधीमध्ये त्यांनी असं म्हटलं की हे रेमडेसिवीर जे आहे हे उपयोगी नाही, बॅन करा, याचा वापर करू नका। गुजरात नावाची असणारी झायडो म्हणून असणारी कंपनी आहे, ती मॅन्युफॅक्चर करते। तिने असणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाला 18 कोटी दिले आणि या सरकारने ते वापरण्याची परमिशन दिली अशी परिस्थिती आहे। पुरावाच पुरावा आहे, पण काँग्रेसवाले बोलायला तयार नाही। अरे बाबा, काँग्रेसवाल्यांना तुम्ही बोलत का नाही हे सांगा। तुमचं तोंड कुठल्या मशीनने शिवलंय तेवढं आम्हाला फक्त सांगा। आणि म्हणून मित्रो, हे समझोत्याच्या ह्याच्यामध्ये तुम्ही 2 जागा घ्या। मी त्यांना म्हटलं कोंबडी आम्ही शिजवलेली आहे, बिणून खाऊ। नाही नाही, तुम्ही खायचं नाही। आणि काय करून बसले? काय करून बसले? तर कॉम्प्रोमाइज करून बसले। मी मतदारसंघ सांगू शकतो, भंडाऱ्याचा उमेदवार घ्या। काँग्रेस म्हणते नाना पटोले लढले पाहिजेत, नाना म्हणतो मी लढणार नाही। का लढणार नाही बाबा? महाराष्ट्राचा अध्यक्ष आहेत ना, पडणार याची खात्री। भारतीय जनता पक्षाला निवडून आणू शकत नाही म्हणून असं पडणार। आणि कोणाला दिला? ते एक साधा सुधा कार्यकर्ता दिला की ज्याची लढाईच होऊ शकत नाही अशी परिस्थिती। कॉम्प्रोमाइज, समझोत्याचे उमेदवार त्या ठिकाणी देण्यात आले। रामटेक सारखा मतदारसंघ ज्याची व्हॅलिडिटी टिकणार नाही अशा असणाऱ्या माणसाला उमेदवारी दिली। कास्ट व्हॅलिडिटी राहिली नाही, तिच्या नवऱ्याला उमेदवारी म्हणून त्या ठिकाणी आली। हे घोतक कुठलं आहे?
तर महाराष्ट्राच्या काँग्रेसवाल्यांनी आणि वरच्याने काँग्रेसबरोबर छुपा समझोता केला की आम्ही नुसते उमेदवार उभे करतो, तुम्ही आपलं निवडून घ्या. आणि त्याच्यामध्ये वंचित बहुजन आघाडीचा बळी द्यायला निघाले होते की तुम्ही 2 लढा. आज असणारी परिस्थिती अशी आहे की आम्ही वंचित बहुजन आघाडी महाराष्ट्रातले सगळ्यात मोठा विरोधी पक्ष उभा राहतोय, अशी परिस्थिती आहे. आम्ही काँग्रेसवाल्यांना म्हणालो, शिवसेनेवाल्यांना म्हणालो की आपण निवडून येणार आहोत तेव्हा सेक्युलर मतावरती निवडून येणार आहोत, मुसलमानाच्या मतावरती निवडून येणार आहोत. मी सोलापूरच्या मुसलमानांना सारा आगा करतो, मागच्या वेळेस तुम्ही चूक केलीत. मौलवींचा ऐकलात. मौलवी हे चांगले माणसं आहेत, चांगल्या रीतीने धर्माचा प्रचार करतात, पण त्यांचा वावर हा फक्त मुसलमानांमध्ये आहे, मुसलमानाच्या बाहेर नाही. हे आपण सारं लक्षात घ्या. आणि म्हणून ओबीसी मध्ये काय चाललंय, महादेव कोळी समाजामध्ये काय चाललेलं आहे, धनगरांमध्ये काय चाललेलं आहे, भटक्या विमुक्त समाजामध्ये काय चाललेलं आहे, याची माहिती या मौलवीला नाही, हे आपण लक्षात घ्या. आणि म्हणून त्यांचा एकच नारा असतो, त्यांचा एकच नारा असतो की काँग्रेस काँग्रेस. मी इथल्या मौलवीला सांगतोय, तुम्हाला वर्ण आदेश आलेला आहे की जो बीजेपीला हरवेल, जो बीजेपीला हरवेल त्याच्या दुधामध्ये साखर म्हणून आपलं मत टाका, असं ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशनने त्या ठिकाणी सांगितलं. असं सांगण्यात आलेलं आहे. काँग्रेसवाल्यांची मतं किती आहे मागच्या निवडणुकीत आपण बघितलं, सुशील कुमार शिंदेच्या निमित्ताने आपण बघितलंय. त्याच्यामध्ये वाढ होणार आहे का? तर अजिबात वाढ होणार नाहीये, त्याच्यामध्ये वाढच होणार नाहीये. आणि तिथेच चिकटून राहिलात तर मुसलमान तुमच्यामुळे भारतीय जनता पक्ष या ठिकाणी निवडून आल्याशिवाय राहणार नाही, हे लक्षात घ्या. आज परिस्थिती बदलली आहे. ओबीसी असं म्हणतोय, ओबीसी असं म्हणतोय की माझं मत आरक्षणवाद्यालाच. मग तो आरक्षणवादी एससीतला असेल, तो आरक्षणवादी ट्रायबल मधला असेल, किंवा तो आधी आरक्षण ओबीसी मधला आहे. मला आरक्षण वाचलं पाहिजे आणि माझं आरक्षण लागू राहिलं पाहिजे, म्हणून माझं मत मी आता ओबीसी आरक्षणवाद्यालाच देणार आहे. मी मौलवींना आवाहन करतोय की तुम्ही मुस्लिम समाजाच्या बाहेर पडा. मुस्लिम समाजाला निर्णय द्यायचा असेल तर पहिल्यांदा या समूहांमध्ये जाऊन बसा, त्यांची मानसिकता काय आहे ती बघा. आज बीजेपी म्हणतोय आम्ही संविधान बदलू, ओबीसी म्हणतोय मला आरक्षण त्या ठिकाणी पाहिजे, आणि आरक्षण पाहिजे असेल तर हे संविधान पाहिजे म्हणून म्हणतोय. मी मुस्लिम बांधवांना आवाहन करतोय की तुमची भूमिका ही संविधानवादी आहे, संविधान टिकलं पाहिजे, आणि मग मुसलमानांचा असणारं मैत्री ही ओबीसी मध्ये आली पाहिजे, अशी असणारी परिस्थिती आहे. जेव्हा लढा मोठा झाला आणि आता आपल्याला टाळता येत नाही, तेव्हा कुठं चुटपुट पद्धतीने काँग्रेस म्हणायला लागले नाही आम्ही आता संविधान वाचू, नाही आम्ही आता संविधान वाचू. अरे 5 वर्ष ज्यावेळेस संविधानाची वाट लावल्या जात होते त्यावेळेस तुम्ही सभागृहामध्ये काय करत होता याचा खुलासा पहिल्यांदा त्या ठिकाणी करा.
घटना ज्यावेळेस पायदुळी तुरवल्या जात होती त्यावेळेस तुम्ही गप्प का बसला होता? मी मुस्लिम बांधवांना आवाहन करणार आहे की हिजाबचा प्रश्न ज्यावेळेस निर्माण झाला, वंचित बहुजन आघाडीची भूमिका आहे की ज्याला जसे कपडे घालायचे आहेत तो घालण्याचा या संविधानाने त्याला अधिकार दिलेला आहे आणि तो अधिकार शाबूत राहिला पाहिजे. काँग्रेसची काय भूमिका आहे? आता पुन्हा तो प्रश्न कर्नाटकमध्ये उभा राहिला. कर्नाटकमध्ये उभा राहिल्यानंतर काँग्रेस आणि बीजेपी एकाच बाजूला आपल्याला त्या ठिकाणी दिसले. बीजेपीचा हजाबला, आरएसएसचा हजाबला विरोध आहे, तोच आपल्याला काँग्रेसची भूमिका त्या ठिकाणी दिसते. ए मुसलमानो, औरंगजेब का जब इशू बाहर निकला, औरंगजेब का स्टेटस नई जनरेशन अपनी मोबाइल पे रखने लगी, तो उन पे केसेस हुए या नहीं हुए? और केसेस हुए तो कांग्रेस कहां थी? क्यों कांग्रेस लड़ने नहीं आई? क्यों कांग्रेस लड़ने नहीं आई? यही वंचित बहुजन आघाड़ी है कि जिन्होंने औरंगजेब के कब्र पर जाके चादर चढ़ाई और ऐलान किया, सरकार से ऐलान किया अगर हिम्मत है तो हम पर केस दाखिल करके दिखाइए. वापिस भूल चूक करोगे मुसलमानों, वापिस भूल चूक करोगे मुसलमानों तो याद रखना तुमको बचाने कोई आएगा नहीं. मैं नहीं कह रहा हूं ये, इस बात को मैं नहीं दोहरा रहा हूं, लेकिन इसी केंद्रीय मंत्रिमंडल में, इसी केंद्रीय मंत्रिमंडल में निर्मला सीतारामन जो फाइनेंस मिनिस्टर है, निर्मला सीतारामन जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके पति है, उनका नाम है परकला प्रभाकर. उनका नाम है परकला प्रभाकर उनका नाम है. 11-12 दिन पहले, 15 दिन पहले उनका एक वीडियो रिलीज हुआ, उससे मुलाकात है. आज भी वो मुलाकात वीडियो पर है. उस मुलाकात वो क्या कहते हैं कि अगर दोबारा ये सरकार लौट आई, अगर दोबारा ये सरकार लौट आई तो 2019 तक ये संविधान खत्म होगा, ये इलेक्शन प्रोसेस खत्म होगी, लोकशाही खत्म होगी और हुकुमशाही की शुरुआत होगी. और हुकुमशाही की शुरुआत होगी, डिक्टेटर की शुरुआत होगी. वो वहीं नहीं रुकता है, तो आगे जाके यहां के मुसलमानों को और अक़लियतों को चेतावनी देता है, चेतावनी देता है और ये कहता है कि इस प्राइम मिनिस्टर के काल में जब वो मुख्यमंत्री थे तो गोधरा हुआ, ये प्राइम मिनिस्टर बने और मणिपुर वहां पर वो एहसान कर ला रहे, आपको आगाह कर रहे हैं, सोए हुए को जगाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अगर इस सरकार को दोबारा आप ले आए, दोबारा इस सरकार को ले आए तो भारत के गली गली में गोधरा और मणिपुर होगा. इसका वो आगाह कर रहे हैं. मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूं, क्या आपके बस्तियों में आपको गोधरा और मणिपुर दोबारा देखना है क्या? अगर होगा तो क्या कांग्रेस बचाने आएगी?
गोधरा में तो कांग्रेस वाले शामिल थे, ये अब सामने आ चुका है। मणिपुर में कांग्रेस दिखाई नहीं देती थी, दंगा 80 दिन चला। दुनिया को जब पता चला कि कुकी और मैती, ये जो दो अलग अलग ट्राइब्स है, इनमें काफी झगड़ा चल रहा है, आरएसएस से लगाया हुआ झगड़ा है और कुकी वालों को नंगा करके घुमा रहा है और उनके सिर काटे जा रहे हैं, तब दुनिया ने आवाज उठाई, तब जाके हम लोग को पता चला कि मणिपुर में ऐसा हो रहा है। मैं मुसलमान आपको डरा नहीं रहा हूं, इस बात का एहसास आपको दिलाना हो। अगर मुसलमान बन के अगर वोट करोगे तो बीजेपी को हराओगे, अगर कांग्रेस बन के अगर वोट करोगे तो बीजेपी को अपने छाताड़ा पे नाचने के लिए आप दोबारा मौका दोगे, ये आप देख लीजिए। जीतने की बात करते हो, बीजेपी को हराने की बात करते हो। मैं दोबारा नहीं कहना चाहता हूं कि हमारे पास कितना वोट है, ये तो आप जानते हो। बीजेपी को कितने वोट बोले यही आपको पता है। जो पिछली बार कांग्रेस को वोट मिले उसमें करीब करीब 2.5 लाख वोट ये मुसलमानों के वोट है। कितने वोट मुसलमानों के हैं? 2.5 लाख वोट मुसलमानों के हैं। वही 2.5 लाख वोट अगर वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में मिलाया जाता है तो 5 लाख के वोट होते हैं और बीजेपी को हम लोग हरा सकते हैं, यह बात है। और इसलिए मुस्लिम बोर्ड ने जो ऐलान किया है, इसलिए मुस्लिम बोर्ड ने जो ऐलान किया है कि मुसलमान होकर वोट देना है, किसी पार्टी का प्रचारक होकर वोट नहीं देना है। उसकी वजह यही है, हराना और जिताना बीजेपी को यह मुसलमानों के हाथ में आ चुका है। बीजेपी को हराना या जिताना यह मुसलमानों के हाथ में आ चुका है। मैंने इसलिए शुरुआत ही कहा कि कांग्रेस के वोट कहां से बढ़ेंगे। बढ़ना था तो पिछली बार बढ़ता, अब तो घटना ही घटना है। वंचित के वोट वंचित के साथ ही रहेंगे और कहीं जाएंगे नहीं। वंचित के वोट जो है बंसोड़े के साथ ही यहां पर रहेंगे, ऐसी परिस्थिति है। अब आपको तय करना है, अब जो है वो आपको तय करना है, यहां बीजेपी को हराना या जिताना है। मैंने कहा कि मौलवी जो है आजकल कांग्रेसी बातचीत से बात हो गई। मैं इन मौलवियों से पूछता हूं, भी आप कांग्रेस के नेताओं से क्यों नहीं पूछते कि देश भर में एक मुस्लिम कैंडिडेट कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? हार जीत तो अलग बात है, हार जीत तो लोगों के हाथ में है, मतदार के हाथ में है, लेकिन उम्मीदवार देना ये पार्टियों के हाथ में है। पार्टी तय करती है किसको उम्मीदवारी देना, किसको उम्मीदवारी नहीं देना। ये आप क्यों नहीं पूछते कांग्रेस वालों को कि भाई आपने एक भी मुसलमान उत्तर प्रदेश में नहीं दिया, राजस्थान में नहीं दिया, महाराष्ट्र में नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? इनकी भूमिका और भारतीय जनता पार्टी की भूमिका कोई अलग है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम मुसलमानों के बिना यहां पर जीतेंगे, हमको मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है और इसलिए हम इनको नुमाइंदगी नहीं देंगे, कैंडिडेट नहीं देंगे, उम्मीदवारी नहीं देंगे। क्या
कांग्रेस उसी लाइन पे जा रही है। बिना कहते हुए कांग्रेस ने एक बता दिया है कि उनकी लाइन और बीजेपी की लाइन अलग है, कि हम लोग मुसलमानों को उम्मीदवारी नहीं देंगे, और उनका आइसोलेशन जो है, उनकी अलगपन की जो है, अलग गिराने की जो बात है, उसमें हम भी शामिल है। ये ना कहते हुए बीजेपी कह रही, कांग्रेस कह रही है। क्या आप मुसलमानों, ये आपको बात को पता, इस बात से आप आगाह हो? आज दोबारा वही भाषा शुरुआत हो चुकी है। मोदी जी कह रहे कि देश की बंटवारा होगा और कांग्रेस बंटवारा करेगी। लेकिन मैंने जैसे कहा कि कांग्रेस वालों में दम है नहीं, और वो पूछते भी नहीं। भैया 10 साल तो हम सत्ता में नहीं रहे, 10 साल मोदी जी आप सत्ता में हो, तो अगर तोड़ने का काम कोई करेगा तो जो सत्ता में बैठा है वो ही तोड़ सकता है, जो सत्ता में बैठा नहीं है वो तोड़ नहीं सकता। ये कहने की हिम्मत भी कांग्रेस वालों की नहीं है, ये हिम्मत भी कांग्रेस वालों की नहीं है। यहां का उम्मीदवार जो है, कांग्रेस का जो उम्मीदवार है, अपने परिवार के साथ इलेक्शन के बाद बीजेपी में शामिल होगा। किसी एक शख्स ने उनका जो विवरण दिया हुआ है, एफिडेविट के माध्यम से कहना होता है कि आपकी प्रॉपर्टीज कहां कहां है। एफिडेविट के माध्यम से यह कहना होता है कि आप पर कितने केसेस है या नहीं है। दोनों गलत बताए। देश की भी प्रॉपर्टी नहीं बताई और विदेश की भी प्रॉपर्टी नहीं बताई। इंक्वायरी तो होगी, जांच तो होगी। अब जांच होगी तो अपने आप को बचाएंगे या वोटर को बचाएंगे? ये अपने आप को बचाएंगे, और अपने आप को बचाने से ये आपको बेच डालेंगे, इतना ख्याल रखती है। कुछ सालों पहले 5 बच्चे यहां से मध्य प्रदेश वाले उठा के ले गए थे। गृह मंत्रालय को किसके पास था? इसी शिंदे के पास गृह मंत्रालय था। और कुछ दिनों बाद उनकी डेड बॉडी मिली, ना उसकी जांच हुई ना कुछ हुआ। जो निकम्मे हैं, जो आपको सुरक्षिता नहीं दे सकते, जो आपकी हिफाजत नहीं कर सकते, आप उनके पीछे भागोगे तो मायूसी ही मायूसी होगी। आप उनके पीछे भागोगे तो मायूसी ही मायूसी होगी। आज वंचित बहुजन आघाड़ी ने बंबई में ऐलान होने के बाद जो होगा वो देखा जाएगा। 3 मुसलमान बंबई की 6 जगहों में से उतार दिए, ऐसी एक परिस्थिति। मुझे अखबार वाले पूछ रहे, प्रकाश भाई ये कभी हुआ नहीं, इस बार आपने किया? मैंने जरूर किया है, जानबूझ के किया है। होश और हवास में रहते हुए हम लोग ने ये निर्णय किया, और इसलिए लिया है क्योंकि ना कहते हुए भी मोदी जी का जो इशारा है, देश बंटवारे का जो इशारा है, ये मुसलमानों की ओर है। उनका इशारा मुसलमानों की ओर, और हम लोग ये चाह रहे हैं एक 3 बंदों में से एक बंदा तो भी कम से कम चुन के आए। 3 बंदा में से एक कम से कम चुना है, और मोदी जी को पार्लियामेंट में कहे कि यही हमारा वतन है, यही हमारी पुरखों की जमीन है, और इसी के साथ हम लोग जिएंगे और मरेंगे।
क्या ये हिम्मत कांग्रेस वालों में नहीं? नसीब खान जो है कांग्रेस की एक सीट मांग रहे थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उनको ना देते हुए साफ सुथरी किस्म के इस्माल है, लेकिन उनको ना देते हुए उन्होंने ऐसे मंत्री को दे दिया कि जिसका रिक्रूटमेंट स्कैम में नाम आ चुका है। कल देवेंद्र फडणवीस यही कहेगा कि क्या भैया आपका पूरा रोल है वो एक्सपोज कर दूं, तो वही कहेंगे कि भैया नहीं हमको बचा लीजिए। तो वो कहेगा बचाने की कीमत क्या है? तो वो कहेगा कि आपका प्रचार निचले स्तर पर कर दो, हमारा उम्मीदवार जीतने दो, ऐसी एक परिस्थिति है। और जीतने वाला कौन है वहां पर? उज्जवल निकम, जो मुसलमानों के खिलाफ है, जो आरक्षण के खिलाफ है, जिसने 26/11 का जो कांड हुआ, बंबई का जो कांड हुआ, उसमें किसी संगठन का रोल छुपाने की बात वहां पर हुई। आप खोलेंगे सब कुछ, लोगों के सामने सभी बातें ले आएंगे, लेकिन लाते समय मैं यहां के मुसलमानों से आगाह करना चाहता हूं, दोबारा अगर आपने गलती की, दोबारा अगर आपने गलती की, तो कांग्रेस के प्याले में जितने मतदान है उतना ही है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है, ना उसमें कोई बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। अगर बढ़ोतरी किसमें हो सकती है, अगर आपकी शक्कर वंचित बहुजन अघाड़ी की पेला में अगर डाल दी तो यहां बढ़ोतरी हो सकती है और बीजेपी को यहां पे हराया जा सकता है। और इसलिए इस बार मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी पार्टी के कार्यकर्ता ना होते हुए एक मुसलमान की हैसियत से मुसलमान ने अपना वोट डालना चाहिए, और डालते समय जिसके प्याले में दूध ज्यादा है उसी के प्याले में शक्कर आप डाल दीजिए, तो बीजेपी को आप हरा सकते हो, ऐसी एक परिस्थिति है। इसलिए दोस्तों, ये एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बन सकता है, कपड़े का सबसे बड़ा और टॉवेल का सबसे बड़ा व्यापारी शहर में है, लेकिन सुविधा नहीं। पिछली बार मैंने इसी बात को दोहराया था और कहा था कि दुनिया चाइना से हटना चाहती है। दुनिया जो है चाइना से हटना चाहती है, वो दूसरी जगह से खरीदना चाहती है, लेकिन दूसरे जगह पे खरीदने के लिए जो सुविधा चाहिए वो सुविधा यहां पर नहीं है। वो अगर सुविधा आ गई, जो बयानबाजी यहां पर हुई कि यहां के लोग कामकाज के लिए, रोजी रोटी के लिए पुणे जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, इस शहर का एक नाम है, एक रुतबा है, उसको सिर्फ सही ढंग से इस्तेमाल करना जरूरी है, और उसको जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर लाने की जरूरत है। मैं यहां सोलापुर वासियों से पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपना शहर डेवलप करना चाहते हो? मैंने पिछले बार भी कहा कि उजनी में जितना पानी चाहिए उतना पानी है, लेकिन इस शहर को 9 दिन के बाद पानी आता है। एक पाइपलाइन डालने की जरूरत है, एक पाइपलाइन डालने की जरूरत है, और वो पाइपलाइन से अगर सोलापुर शहर को पानी आता है तो हर दिन पानी मिल सकता है, ऐसी एक परिस्थिति है। लेकिन
जिन राजनीतियों को आप चुनते हो, उनको ऐसा लगता कि हमारी तो जागीरदारी है, विरासत है, लोग हमारी इस विरासत को बचा के रखेंगे और हमको गिराएंगे नहीं। मैं आपसे कहता हूं, ये जो विरासतवादी जो बात आई है और परिवारवाद जो इस देश में आया है, इसको जब तक आप खत्म नहीं करते हो तब तक यहाँ की बेरोजगारी और यहाँ का विकास नहीं होगा। ये आप ध्यान दीजिए। हर साल ऑलमाइटी इसके नीचे है, पानी लेने से वो मना करते, क्योंकि उनको लगता है कि कृष्णा और भीमा का अगर पानी ऑलमाइटी आ गया तो हम लोग के किसान मर जाएंगे। उसके नीचे जो है तेलंगाना और कर्नाटक है, दोनों कहते हैं कि हम पानी नहीं लेंगे। बारिश के वक्त नुकसान जो है वो एक तो सातारा सांगली उनका होता है, या कुछ इलाका सोलापुर और पुणे जिले का होता है। ऐसी परिस्थिति है। बारिश में पानी ही पानी है, क्यों ना हम इसको डाइवर्ट करें, क्यों ना हम दूसरी जगह इसको स्टोर करें और बारिश खत्म होने के बाद इस पानी को हम लोग इस्तेमाल करें, जो तेलंगाना में हुआ। तेलंगाना की स्थिति आज है कि पहले तेलंगाना से लोग बाहर जाते थे काम करने के लिए, लेकिन आज तेलंगाना की ऐसी परिस्थिति है कि बाहर से 19 लाख लोग वहां पे काम करने आए। ऐसी एक परिस्थिति है। महाराष्ट्र भी वही हो सकता है, सोलापुर भी वही जिला हो सकता है, लेकिन मौके की तलाश ऐसा मैं मान के चलता हूं। जिनको आप लोगों ने चुन के दिया, असेंबली में चुन के दिया, उनका रवैया क्या रहा? जागीरदारी का रवैया रहा। अगर जागीरदारी का रवैया रहा तो विकास का रवैया तो रहेगा ही नहीं, दृष्टिकोण तो रहेगा ही नहीं। इसलिए यह जागीरदारी खत्म करने का वक्त आ गया है और विकास की ओर बढ़ने की बात आ रही है। और इसलिए मैं जाते जाते आप सभी को विनती करता हूं, खासतौर से मुसलमानों को विनती करता हूं कि बीजेपी को अगर हराना है तो जिनको हमने सपोर्ट दिया है, सिर्फ ज़बानी सपोर्ट नहीं दिया है, तो वोट भी हम लोग उनको ट्रांसफ़र करेंगे। जितने वोट हम लोग को पिछले बार मिले थे उतने के उतने वोट वहाँ पर ट्रांसफ़र हो गए। और आपके अगर 2 लाख वोट यहाँ पर मिल जाते हैं तो बीजेपी का हार निश्चित है, यह आप पक्का करोगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे रजा लेता हूँ। उम्मीदवार की निशानी जो है कुआं है, उम्मीदवारी की निशानी वीर, उमेदवाराची निशानी त्या वीरच्या समोरचं बटन दाबून आपण त्यांना प्रचंड मताने विजयी करा हे आवाहन करतो आणि आपली रजा घेतो। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।